हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्दी हम आपके लिए जो है कि संविधान को लेकर शुरू करेंगे प्रस्तावना से। उसी संदर्भ में आज हम लोग प्रस्तावना से शुरुआत कर रहे हैं। नई लक्ष्मीकांत जो आई है 7वां एडिशन, उसको भी ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश में जो आरओ की भर्ती आई हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, दिल्ली कांस्टेबल और जो कि नेट जेआरएफ दिसंबर में होने वाला है, या जो कुछ विद्यार्थी अगले साल जून में देना चाहते हैं वो लोग भी, हम उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। आइए ज्यादा देरी ना करते हुए अपने प्रस्तावना पर शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना को शुरू किया जाए तो देखिए, ये है प्रस्तावना। पहले तो हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे और प्रस्तावना को पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि इसमें क्या प्रश्न बनता है, क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है। मैं पहले आज ये प्रस्तावना पढ़ा देता हूँ, उसके बाद से मैम जो है हमारी वो एक दिन के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर जो है इस पर वीडियो प्रश्न उत्तरी के माध्यम से कराएंगी। वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। आइए ज्यादा देरी ना करते शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, पहले पढ़ते हैं हम। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको प्रस्तावना में काफी कुछ याद होना चाहिए। कहां से कहां तक याद होना चाहिए वो हम बताते हैं। देखिए, यहां से आपको लेकर और यहां तक कम से कम आपको याद होना चाहिए। इतना तो आपको मिनिमम याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? तो सबसे पहले, अगर आप उत्तर प्रदेश पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीसीएस दे चाहे आरओ दे, उसमें एक प्रश्न उसका एक बहुत ही कॉमन है कि एक प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी। ठीक है, हम बताते हैं कैसे प्रश्न बनता है। फिर तीसरा बनता है पंथ निरपेक्ष, चौथा बनता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या चीज से क्या बनता है हम बता रहे हैं। ये 4 शब्द दे देगा और कहेगा क्रम से लगाओ, जिस क्रम में यहाँ लिखा है, इसलिए ये याद होना चाहिए। इस क्रम में वो पूछता है कि आप इसको क्रम से लगाइए। कि 4 ऑप्शन दे दिया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको पता है कि चारों शब्द हैं, लेकिन क्रम क्या है, और वो नीचे कूट में दे देगा क ख ग, मतलब उसके बाद ए बी सी डी करके, और उसके बाद से 1 नंबर पे 2 नंबर पे करके देगा और आपको करना होगा। ठीक है। आइए, उसके बाद से हमने आपको बताया कि प्रस्तावना जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। तो प्रस्तावना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बताता है, प्रस्तावना को हम लोग संविधान उद्देशिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है। ये उद्देश्य बताता है। किसका उद्देश्य बताता है? संविधान का। संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान बनाने का उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है। या फिर आप भारत की प्रकृति कैसी है, भारत में जो संविधान है, भारत में किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको न्याय प्राप्त है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, कितने, ये उसका मोटा मोटी खाका खींचने का काम करता है। और किस प्रकार का जो देश है भारत वो है। देखिए, हम आपको बताया हमने, जैसे कि आपको समाजवादी भारत है, समाजवादी समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी जस्ट कुछ मिनट के अंदर। आइए देखते हैं पहले न्याय के बारे में। ये 3 यहाँ पर बातें होती है। न्याय, पहला न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। क्लियर? इसी प्रकार से स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा जो है आपके विश्वास की स्वतंत्रता, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, और पांचवा उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। इसी प्रकार से 2 प्रकार की समानता की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर की समानता। क्लियर? ये याद रखिएगा। वो यूपीएससी में एक बार ऐसा पूछा जा चुका है कि आपको तीनों तरफ दे दिया, न्याय इधर दे दिया, ठीक है, इधर दे दिया स्वतंत्रता, क्लियर, और इधर दे दिया समानता। ठीक। सिंपल सिंपल ऐसे पूछ दिया था कि किस में 2 से मिलाइए, फिर 5 से मिलाइए, और आ, 3 से मिलाइए। तो न्याय जो है वो 3 प्रकार का हो गया, स्वतंत्रता 5 तरह से हो गया, समानता 2 प्रकार। साथ में ये भी पूछता है कि मतलब न्याय में कौन कौन से न्याय। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर है? हम आपको एक चीज बता दें, जो सबसे कॉमन बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो जब देता है समानता तो दे देगा यहाँ पर सामाजिक समानता। ठीक है। ठीक। और वैसे तो पूछेगा कि कौन सही है, क्या कौन गलत है, जो भी उसको से दे देगा आर्थिक समानता। ठीक। उसके बाद से राजनीतिक समानता, ये ठीक, या इसमें से कोई एक दे देगा प्रतिष्ठा। ये ध्यान रखिएगा, आर्थिक समानता पर ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है। ये कॉमन लगाकर या तो स्वतंत्रता में लगा देगा या न्याय में, तो है ही। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ न्याय में ही आर्थिक की बात की गई है, और ना स्वतंत्रता में ना समानता में बात की गई है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर स्वतंत्रता में बात की जाती,
सॉरी समानता में अगर बात की जाती है न्याय की, तो सबसे पहले आप और हम पहुंच जाते हैं हमारे आसपास के घरों के बगल में जितने भी अमीर व्यक्ति हैं, उनके आसपास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें सम्मान करिए। आपके पास जो संसाधन है, आपके पास जो धन दौलत है, हमारे रूप हमें दीजिए, आधे रूप से हम उसके हकदार हैं और हमें समानता का अवसर है, हम लोग सॉरी समानता का अधिकार प्राप्त है हम लोग को, तो इसलिए हम और आप समान होंगे। जो बंबई में लोग रह रहे हैं वो तुरंत अंबानी जी के पास पहुंच जाते हैं, दिल्ली वाले नेताओं के पास पहुंच जाते हैं, हम और आप आसपास के अगल बगल के बड़े ठेकेदारों के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें सामान बनाइए। इसीलिए आर्थिक समानता की बात नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्थिक समानता की बात ना इसमें है ना संविधान के किसी भी उसमें, क्योंकि वो फिर मार्क्सवाद में कहीं ना कहीं हम घुस जाते हैं, इसलिए ज्यादा अंदर ना जाते। इतना समझिए कि 3 प्रकार के न्याय, ये याद रखिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता है आपकी, अवसर और प्रतिष्ठा की, याद रखिए, यहां से प्रश्न पूछता है। साथ में एक चीज और हम आपको यहीं पर बताते चले कि अब तक संविधान में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। क्लियर? कितने बार किया गया है? एक बार। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्लियर है? एक जोड़ा गया था समाजवादी, ठीक है, हम आपको दूसरे रंग से बताएं। देखिए, एक समाजवाद जोड़ा गया था, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। ठीक, इसको लेकर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल चिंता में मत आइए, ठीक है। चलिए अगले अब आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत की प्रस्तावना में यह है कि संविधान को हमने आत्मर्पित किया है, अधिनियमित किया और अंगीकृत किया है। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ विशेष भाग जो है, कुछ इसके जो अनुच्छेद है, उसको हमने 26 नवंबर को ही लागू कर दिया था 1949 को। बट जो पूर्णतः जो पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी को लागू हुआ था 1950 को। वो हमने आपको बताया हुआ है अपने वीडियो में, 26 जनवरी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्यों हमने लेट किया था। तो 26 जनवरी 1949 को पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए इस दिन को संविधान दिवस भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया था। आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को की तथ्यों की बात की जाए, जो आपके प्रश्न में सीधे सीधे आपके पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आज की क्लास के बाद से प्रियम्बल से, प्रस्तावना या उद्देशिका से बहुत ज्यादा 99.9% मैं श्योर हूं कि आप सभी प्रश्नों को मारने में, करने में समर्थ रहेंगे। ठीक है, आइए देखिए, पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन यही तैयार होता है कि कब जो है इसको पेश किया गया संविधान सभा के सामने? तो याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया। दूसरा प्रश्न बनता है कि किसने, दूसरा प्रश्न बनता है कि किसने पेश किया था भैया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर? उसके बाद इसको तीसरा प्रश्न यही बन जाएगा कि कब जो है यह संविधान सभा ने स्वीकार किया? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा द्वारा इसको क्या मिला था? स्वीकृति मिली थी। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताते चले, यहीं पर साथ लगे हाथ में 9 दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से 11 दिसंबर याद रखिएगा और 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर का हमने आपको बता दिया। 11 दिसंबर को हम आपको बता दें कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट जो है कि प्रेसिडेंट के रूप में, वो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वो चुने गए थे। ठीक है, और 9 दिसंबर याद रखिएगा कि, और 9 दिसंबर को याद रखिएगा कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक, और पहली बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी रूप से वो चुना गया था, अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, यहाँ कई महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बता दिया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो संविधान को जो भारत के लोगों से ही शक्ति प्राप्त होती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के लोगों से संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। क्लियर? ठीक है, आइए आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जाए। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में देखें तो भारतीय संविधान, या सीधा सीधा कहें कि भारत की प्रकृति क्या है, जो हमने आपको प्रस्तावना पढ़ते वक्त बताया था कि इसकी प्रकृति क्या है, यह जो है हमारे प्रस्तावना में इसका वर्णन है। देखिए, पहले संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होता है? तो संप्रभुता
लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कि अपने आप में संप्रभु। सीधा सीधा आप अपने सामान्य भाषा में समझिए तो स्वयं प्रभु, खुद से प्रभु, ना आंतरिक आंतरिक रूप से किसी का हस्तक्षेप रहेगा, ना बाहरी रूप से किसी का दबाव रहेगा। हम आपको एक चीज यहाँ और साथ में बताएं कि 1956 तक पाकिस्तान डोमिनियन स्टेटस का दर्जा प्राप्त था पाकिस्तान को, यानी उस पर अमेरिका सॉरी ब्रिटेन का जो है, ब्रिटेन के अधीन वो था। अधीन था इन द सेंस कि कागज पर हम डोमिनियन स्टेट का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कागज पर जो है वो उसका जो सर्वे सर्वा जो उसका, आज भी कुछ करीबन 16 देश ऐसे हैं जिसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये लोग डोमिनियन स्टेटस प्राप्त दर्जा है। भारत शुरू से ही संप्रभु है। भारत अपनी मर्जी से संयुक्त राष्ट्र संघ का या राष्ट्रमंडल का सदस्य है। वह जब चाहे इसकी सदस्यता को त्याग सकता है, क्योंकि भारत संप्रभु है। स्वयं प्रभु संप्रभु से बना, स्वयं प्रभु से बना है संप्रभु, ठीक है, कि भारत संप्रभु अपने नीतियों को लागू करने बनाने में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या किसी प्रकार कोई दबाव नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज समाजवादी लोकतांत्रिक, तो समाजवादी लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य, तो समाजवादी लोकतांत्रिक ये गांधीवादी की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है, ना कि मार्क्सवादी की तरफ। यानी कि सरकार जो है आम लोगों के उत्थान के लिए कार्य करेगी। आपको भी पता है शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से और अन्य विभिन्न विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार जो है कि गरीब वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करती रहती है। वही समाजवाद है कि समाज में बराबरी लाने का प्रयास किया जाता रहेगा, ठीक है, और सरकार करती है। क्लियर है? तो यही समाजवादी लोकतांत्रिक तरीके से, ना कि मार्क्सवादी तरीके से। ध्यान रखिए, मार्क्सवादी तरीका आपको भी पता है, मार्क्सवादी तरीका यही है कि काट दो, ठीक है, जाओ अपने अगल बगल में देखो कितने आपके निजी स्वामित्व है, उनके संसाधनों को कब्जा कर लो, उनको मार डालो, उनके पैसे को हड़प लो, छीन लो, यही है। लेकिन ये भारतीय जो समाजवाद है उस पर नहीं है, ये गांधीवादी समाजवाद की तरफ झुकाव रखता है। तीसरी बात आती है गणतांत्रिक राज्य। गणतंत्र क्या होता है हमने आपको बताया हुआ है। लोकतंत्र और गणतंत्र में हमने आपको अंतर अपने वीडियो के माध्यम से पहले भी रूबरू कराया हुआ है। फिर भी साथ में बताते चले कि लोकतंत्र लोकतंत्र दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये है कि आप स्वयं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आप जो है अपने लिए नियम कानून बना रहे हैं, उसे लागू करवा रहे हैं। सिर्फ स्विट्जरलैंड है जहां प्रत्यक्ष है, जहां सभी लोग मिलकर, वो भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में है, भारत में बाकी अन्य देशों में अप्रत्यक्ष है। यहाँ हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और प्रतिनिधि जो जो है आगे जाकर वह हमारे लिए नियम कानून बनाता है और उसको लागू करवाता है। ये हो गया लोकतंत्र सीधे सीधे भाषा में। अधिकतर देशों में लोकतंत्र है, ठीक है। बात आती है गणतंत्र की, तो गणतंत्र का सीधा सीधा तात्पर्य है कि देश का सर्वोच्च पद, देश का सर्वोच्च पद, जैसे कि मान लीजिए भारत में बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं देश के सर्वोच्च पद, वो आम लोगों के लिए खुला है, वो आम लोगों के लिए खुला है तथा आम लोगों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वो पद चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पता है आपको कि आम जनता जो है इनडायरेक्ट रूप से चुनती है, क्योंकि हम जिसको चुनकर भेजते हैं वो उनको जाकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन हाँ, आपको पता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए आप भी योग्य अगर हैं तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव। आप हमें ये बताइए कि क्या ब्रिटेन गणतंत्र है? ब्रिटेन क्या गणतंत्रात्मक देश है? तो उसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां राज्य व्यवस्था है, वह राजघराना चलता है, वहां राजा का लड़का यानी राजवंश से ही उनका आगे वो अपने राजा की सीट पर बैठता है, ठीक है, पद पर वही ग्रहण करेगा। हम और आप जो यहाँ की आम नागरिक हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वो गणतंत्र देश नहीं है, लेकिन इंडिया है, ठीक है। अगले अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की है तो देखिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य क्या है। तो हमने आपको बताया कि संविधान के कुछ उद्देश्य है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता और बंधुत्व। तो बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा, भाईचारा के अंदर अंतर्गत ही अखंडता शब्द होगा। आप इतना भाईचारा बना के रखिए, इतना बंधुत्व आप लोग आपस में बना के रखिए कि आप लोग देश की खंडता की बात को कभी सोच न सकिए और कभी ना उसको हमेशा अखंड रखने का प्रयास करते रहिए। न्याय, हमने आपको 3 तरह का न्याय बताया, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 तरह से हमने स्वतंत्रता बताया और 2 प्रकार की समानता का हमने वर्णन किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, संविधान लागू होने की तिथि हमने आपको बताया कि याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। क्लियर है? और साथ में हम आपको एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट और बताएं। देखिए, यहाँ पर आज तक जो है सिर्फ एक बार संविधान में संशोधन किया गया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। हमने आपको ऊपर बताया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक। एक बार, केवल अब तक एक बार इसमें संशोधन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो विशेष बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा या यूं कहे कि कुछ महानुभावों के द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं, जो कि आपके नेट 4 और टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के
के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, या कई बार नॉर्मली ऐसे भी पूछा जाता है कि किसका है। खास तौर से हम बताएंगे कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हो ये है कि प्रस्तावना भारत की संविधान की कुंजी है। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसको जो शुरुआत करता है सबसे पहले वो यही रटता है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अर्नेस्ट बारकर का स्टेटमेंट है, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद से अगर बात की जाए कि संविधान का परिचय पत्र किसने कहा प्रस्तावना का, या पहचान पत्र कह लीजिए, पहचान पत्र, तो वो कहा था पालकीवाला ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और ये भी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्लियर। फिर बात की जाए कि लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल या जन्म पत्र किसने कहा था, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के.एम. मुंशी ने। इसमें जो भी शामिल किए गए हैं चार जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कोटेशन है उसको शामिल किया गया है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है प्रस्तावना के बारे में, तो सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने। क्लियर है, ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा रहा है और ये विवादित भी रहा है कि क्या संविधान जो है अंग है, संविधान का अंग है या नहीं है, कौन, तो प्रस्तावना। तो देखिए, इसमें तीन, सुप्रीम कोर्ट ने तीन वाद में इसमें फैसले में अपने टिप्पणियां दी हैं। पहला जो उसने बेरुवारी संघ मामला हुआ था 1959 में, फिर केशवानंद भारती मामला 1973 हुआ था उसमें, और बाद में LIC ऑफ इंडिया जो केस था उसमें 1995 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। तो वेरुवारी जो संघ मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंग नहीं माना है, ये याद रखिएगा, अंग नहीं माना है। क्लियर। बाकी दोनों में, केशवानंद भारती में और LIC, या उसके बाद भी जब इसका जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का अंग माना है। ठीक है, और अंग माना है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि यह क्लियर है कि गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक है कि ना तो आप इसको ले जाके सुप्रीम कोर्ट में किसी कोर्ट के सामने कह सकते हैं कि प्रस्तावना में तो ये लिखा है, ये लोग इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं या इसको फॉलो नहीं कर रहे। देखिए, हमने अपने अगले लाइन में यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि ना तो विधायिका का शक्ति का स्रोत है। विधायिका इन द सेंस कि आपको पता है सरकार के तीन अंग, सरकार को मान लीजिए फिलहाल में, तो सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, ना सरकार इसको दिखाकर कोई काम कर सकती है कि प्रस्तावना में तो हम कर रहे हैं, या फिर ना ही वो उस पर प्रतिबंध लगाने वाले, यानी कि ना ही आप जाकर कह सकते हैं देखिए इसमें ऐसे सरकार ऐसे करे, उल्टा कर रही है, ऐसे करके। ठीक है, तो यह सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना है, लेकिन ये संविधान का अंग है। फिर प्रश्न उठा था बाद में, और इसको लेकर संविधान सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार इस पर विवाद हुआ। उसमें यह था क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, और जो संशोधन किया गया है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था उसको भी लेकर सवाल उठा था, किंतु बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो वैलिड है। ठीक है, यानी आप इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद 368 के माध्यम से आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात की जाए जिस जो हमने अब तक डिस्कस किया है, जिस पर हमने बातचीत किया है, और इसी के साथ हमारे ये क्लास समाप्त हो जाएगा। देखिए, संप्रभुता, हमने आपको बताया कि स्वयं प्रभु। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा सॉवरेनिटी क्या है। ठीक है, अपने आप में समाजवाद हमने बताया, गांधीवादी समाजवाद के प्रति थोड़ा झुकाव ज्यादा है। धर्मनिरपेक्ष की अगर बात की जाए तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यहाँ यह है कि भारत की स्पेशली, देखिए भारत और अमेरिका में अगर धर्मनिरपेक्षता की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, भारत का धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि सभी धर्म समान है, सभी समान है। क्लियर है, लेकिन अमेरिका का धर्मनिरपेक्षता यह कहता है कि अमेरिका के नजर में, अमेरिका के सरकार के नजर में कोई धर्म नहीं है, कोई वो नहीं, वो किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, किसी के पक्ष में नहीं है, में नहीं। क्लियर, दोनों की धर्मनिरपेक्षता में सबसे बड़ा अंतर यही है कि एकदम साइलेंट बैठा है, ना तुम्हारे खिलाफ, ना तुम्हारे खिलाफ, ना तुम्हारे खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं। हमें अकेले मतलब हम तुमको ही मारेंगे, तुमको ही मारेंगे, तुमको ही मारेंगे, तुमको, सबको मारेंगे, हमारे कोई नहीं। भारत की नजर में तुम भी बराबर हो, तुम भी बराबर हो, तुम भी बराबर हो, तुम भी बराबर। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझिएगा। हम तुमको भी 5 रुपए देंगे, तुमको भी 5 रुपए देंगे, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, सबको देंगे। जरूरत पड़ा तो हम तुमको भी देंगे, तुमको भी देंगे, तुमको नहीं तो नहीं पड़ा, तुम भी अपने घर रहो। तुम ये ना तुमको देंगे, ना तुमको देंगे, ना तुमको देंगे, सबको मारेंगे। क्लियर। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की जाए तो लोकतांत्रिक गणराज्य हमने बताया है कि भारत में डेमोक्रेसी है, हर 5 साल पर चुनाव हो रहा है, सरकार आप बदल सकते हैं। गणतंत्र का भी हमने आपको बता दिया कि सर्वोच्च पद आम आदमी के लिए खुला हुआ है, आम आदमी उस पर आसीन हो सकते हैं, उस पद पर बैठ सकते हैं, अगर वो योग्य है उसके पदों को, उसके लिए अहर्ताओं को वो धारण करता है तो वो बिल्कुल बैठ सकता है। ठीक है, और वहां का उच्च पद जो है आम आदमी के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, न्याय हमने बताया कि 3 तरह के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई, 2 प्रकार की समानता बताई है। ठीक है, और बंधुत्व के साथ हमने आपको बताया कि अखंडता, ये
अखंडता वाला याद रखिएगा, स्पेशली कि बाद में इंटीग्रिटी 1976 में 42वें संविधान के माध्यम से जोड़ा गया था। क्लियर है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रही है आज की, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इससे बाहर सवाल बिल्कुल नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, जहां पर आप हमें फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं खुद करूंगा। और अब आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी चैनल का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें फॉलो करिए। ये पीडीएफ आपको वहां बिल्कुल मिलेगा, फ्री मिलेगा, निःशुल्क। इस क्लास के बाद नलिनाक्षी मैम हो सकता है कि 1 से 2 दिन के भीतर या शनिवार को वो अपने वीडियो के माध्यम से प्रस्तावना पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं या जो बने हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे इस क्लास के बाद अगर कुछ बचता है तो वो भी, वैसे तो 99.9% मैंने कवर किया है। ठीक है, उसको आप जरूर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो खुद अकेले मत पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। पहले तो उसके जो घंटी है इसको दबाइएगा जरूर, ताकि अगला नोटिफिकेशन मिले। अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनके साथ वीडियो देखिए, डिस्कस करिए क्या सही क्या गलत, अपने विचारों को शेयर करिए, कमेंट करके अपने विचारों को हमें बताइए जरूर, अगर कुछ लगता है बताने लगे। नहीं तो वीडियो को लाइक करिए और वेट कीजिए अगले वीडियो में। समय बहुत कम है, लगे रहिए। जल्द ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगला जो क्लास होगी वो होगी इसी में संघ और नागरिकता को लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।